गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ये वीडियो में बीबीए थर्ड ईयर के स्टूडेंट्स के लिए बना रहा हूं। अभी आप लोग के एग्जाम्स आने वाले हैं, 10-12 दिन में एग्जाम्स हैं, तो थोड़ा सीरियसली पढ़ाई करो। 4 थ्योरी सब्जेक्ट्स हैं जिनके वीडियोस मैं यूट्यूब पे डाल रहा हूं। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, सारे अपडेट्स मिलते रहेंगे। मोर एजुकेशन करके चैनल का नाम है। और कॉस्टिंग की प्रैक्टिकल क्लासेस अब स्टार्ट होने वाली है 28 से लेके, और 3 मई तक मैं सारा कंप्लीट करवा दूंगा। थ्योरी प्रैक्टिकल 100% सब कुछ कंप्लीट हो जाएगा। और फीस स्ट्रक्चर भी बहुत कम है, हम लोग 1000 रुपीज फीस स्ट्रक्चर चार्ज कर रहे हैं। ऑब्जेक्टिव यही है, बेसिकली मैं एमबीए पढ़ाता हूं, 2006 से पढ़ा रहा हूं, 18 साल का मेरे को एक्सपीरियंस है। तो हो सकता है जो बच्चों से रिलेशन बने, आगे एमबीए में क्लासेस में बच्चा मेरे पास आ जाए। सबसे इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं, जॉब रिपोर्ट आया वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का, जिसमें उन्होंने बताया कौन सा जॉब आने वाला है। बिग डेटा, फिनटेक, एआईएमएल, जबरदस्त डिमांड आएगी। तो आप लोग जो एमबीए में स्पेशलाइजेशन चूज करें, ये वाला स्पेशलाइजेशन चूज करना जहां पर डिमांड ज्यादा होगी। और फास्टेस्ट ग्रोइंग डिक्लाइनिंग जॉब दिखाई देगा आपको, पोस्ट ऑफिस क्लर्क, बैंक टेलर, डेटा एंट्री, कैशियर, इनकी जॉब जाने वाली है। तो आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखना। बाकी मेरी क्लासेस है ऑनलाइन ऑफलाइन रिकॉर्डेड, तीनों मोड पे चलती है। उसके अलावा मैं IIM अहमदाबाद टॉप 20 स्कूल ऑफ एमबीए, जहां मैं हर साल बच्चों को लेके जाता हूं, ये हर साल की फोटोज आपको दिखाई दे रही होंगी। उसके अलावा मैं मुंबई में पढ़ा रहा हूं, मैं जयपुर में पढ़ा रहा हूं, मैं अलग अलग कॉलेजेस में, आपके आर्या कॉलेज हो गया, अलग अलग कॉलेजेस में मैं पढ़ा रहा हूं। राइटर भी हूं, एमबीए का बुक्स में 2008 से लिखा हूं, 2010 में बुक लिखा, 2011 में बुक लिखा। ये सारे वीडियोस मेरे मिल जाएंगे आप लोग को। अब सुनो, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, आपको कॉस्टिंग की क्लासेस तो मैं दूंगा ही दूंगा, साथ की साथ सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं आप लोगों से कर रहा हूं कि अगर मान लो आप एमबीए का प्लान भी कर रहे हो कहीं से भी, तो मेरे से बात जरूर करना। क्योंकि बेसिकली मार्केट पे इतने काउंसलर्स घूम रहे हैं जो कमीशन एजेंट्स हैं, पैसा लेंगे, एडमिशन कराएंगे और फोन स्विच ऑफ हो जाएगा। यहां पे मैं 2 साल तक आपको पढ़ाऊंगा, और कौन सा कॉलेज बेस्ट है, 18-19 साल का एक्सपीरियंस है, इतने बच्चे पढ़ा चुका हूं मैं, एक एक कॉलेज को जानता हूं अंदर क्या कराएगा, कितने का प्लेसमेंट देगा। तो ये सारी चीजें आपको मिलेंगी, पूरा डिटेल मिलेगा। तो आप मेरे को व्हाट्सएप पे डिटेल जरूर भेजना अगर एमबीए का अगर प्लान कर रहे हो आप। और बाकी अगर आपको क्लासेस लेनी है कॉस्टिंग की, तो प्रॉपर क्लासेस आपको मिल जाएंगी। आप प्रॉपर क्लासेस लो, कोई डाउट हो तो मेरे को जरूर बोलना। ओके, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जामिनेशन। अच्छे से पढ़ो, और कोई डाउट आए तो मेरे को बोलना। चलिए शुरू करते हैं। बुक भी मिल जाएगी, डालो, हेडिंग डालो। हाँ, अब सुनो, इधर देखो, यूनिट नंबर 5 दिखाई देगी। यूनिट नंबर 5 में टॉपिक देखो, आपको दिखाई देगा ग्लोबल ऑपरेशन एंड सप्लाई चेन मैनेजमेंट, दिखाई दे रहा है। इंटरनेशनल ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट करा दिया मैंने आपको। इंटरनेशनल ट्रेड प्रोसीजर एंड डॉक्यूमेंटेशन, ये हो गया। ग्लोबल ई बिजनेस, एथिकल एंड सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी बाकी है। तो भैया ग्लोबल ई बिजनेस एक टॉपिक बाकी है, एथिकल सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी दूसरा टॉपिक बाकी है, ग्लोबल ऑपरेशन अलग है, एंड सप्लाई चेन मैनेजमेंट अलग है। टोटल 4 टॉपिक है अपने पास में। अब सुना, सबसे पहले अपन स्टार्ट करते हैं ग्लोबल ऑपरेशन। देखो भैया, हल्का सा देख लो, बहुत इंटरेस्टिंग है, आ जाएगा समझ में, टफ नहीं है। हाँ भाई, प्लीज अगर पर्सन डिस्कशन करोगे तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। अब देखिए, अगर अपन ग्लोबल ऑपरेशंस की बात करें तो भाई सीधी सी बात है, पहले एक बिजनेसमैन होता है डोमेस्टिक। आज अगर मैं धंधा करूंगा तो थोड़ी अमेरिका चला गया, चाइना चला गया और धंधा कर रहा हूं। अरे तो भैया पहले शुरू तो कर, अपनी कंट्री में तो कर, तू कैसा है अपने आप को तो देख। फिर उसके बाद में उस बिजनेस को लेके जाते हैं फिर इंटरनेशनल। कैसे लेके जाते हैं अपन? इंटरनेशनल का मतलब है मैं 2-3 कंट्री में चला गया, इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर रहा हूं, 1-2 कंट्री में क्या कर रहा हूं। फिर अपन उस बिजनेस को लेके जाते हैं मल्टीनेशनल। मल्टीनेशनल का मतलब कि अब मैं 2-3 कंट्री में नहीं हूं, बहुत सारी कंट्रीज में ऑपरेट कर रहा हूं। अरे समझे, हाँ, अलग होता है। और फिर उसके बाद में आता है ग्लोबल। अब ग्लोबल में क्या होता है कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट करना बंद कर दिया भैया अपन ने वहीं जाके फैक्ट्रियां खोल ली। इंपोर्ट एक्सपोर्ट करना बंद कर दिया, अब अपन ने वहीं पे जाके क्या खोली, फैक्ट्री। इसे बोलते हैं ग्लोबल ऑपरेशन। समझ में आया मैं क्या बोल रहा हूं? सबसे पहले डोमेस्टिक जाएंगे, फिर इंटरनेशनली इंपोर्ट एक्सपोर्ट करेंगे 2-3 कंट्रीज में, फिर अपन एमएनसी बन जाएंगे। हम पूरी दुनिया में इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर रहे हैं, फिर उसके बाद में अपने दिमाग लगाया, बोले काय का इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर रहे हो, वहीं जाके ब्रांचेस खोलो, वहीं जाके प्रोडक्शन करो, वहीं का भी माल बेच दो। उसको बोलते हैं अपन ग्लोबल ऑपरेशन। माल बनाऊंगा भी जापान में और बेचूंगा भी जापान में, चाइना में माल बनाऊंगा और चाइना की चाइना में बेच दूंगा उसको। कुछ समझ में आया मैं क्या बोल रहा हूं? इसे बोलते हैं ग्लोबल ऑपरेशन। अगर आपने देखा होगा, आज ये आपका योगी ने जो नोएडा में फैक्ट्रियां लगा रहा है, उसके अंदर फैक्ट्रियों में क्या होगा ऐसा नहीं है, वो जो माल बनेगा ना, क्यों आ रही है पब्लिक इंडिया, फॉरेन के लोग इंडिया में आके फैक्ट्रियां क्यों लगा रहे हैं? क्या दिख रहा है उनको यहाँ पे? गवर्नमेंट को है ना, स्टेबल है। नहीं, गवर्नमेंट तो स्टेबल है, वो तो बिल्कुल सही है, उसके बिना तो कुछ हो ही नहीं सकता। करेंसी स्टेबल है, गवर्नमेंट स्टेबल है, इसके अलावा बताओ, इसके अलावा ये है, यहां से जो माल है ना, ये लोग बनाएंगे ना, इसको अपनी कंट्री में वापस नहीं लेके जाएंगे। अगर जापान का आदमी इंडिया में माल बनाता है तो इंडिया में माल बना के वो वापस नहीं लेके जाएगा, वो यहां पर माल बना के यहीं बेचेगा।
उसको अपॉर्चुनिटी कैसे दिख रही है, पॉपुलेशन दिखाई दे रही है। तो अगर वो टीवी बनाता है, फ्रिज बनाता है, तो उसको मालूम है इतनी पॉपुलेशन है कि मेरा टीवी फ्रिज यहीं की यहीं क्या कर दूंगा, मैं बनाऊंगा भी और बेचूंगा, लेबर भी सस्ती मिल जाएगी, रॉ मटेरियल सस्ता मिल जाएगा, जमीन मेरे को योगी दे रहा है अच्छी रेट में, तो कहीं ना कहीं क्या हो रहा है, बोलो बोलो, उसको सब कुछ सही दिखाई दे रहा है, बिजनेस दिखाई दे रहा है। तो पता है वो जो एंट्री मार रहा है ना, वो डोमेस्टिक नहीं है, वो ये सब नहीं है, वो पता है कैसे एंट्री मार रहा है, बोलो, ग्लोबल एंट्री मार रहा है, क्योंकि वो फैक्ट्री भी यहां लगाएगा, माल भी यहां बनाएगा और यहीं बेच देगा उस माल को। तो ये जो ऑपरेशन है उसको क्या बोलेंगे, ग्लोबल। अब क्लियर हो गया भैया ग्लोबल ऑपरेशन क्या होता है, क्लियर है। अब देखो इधर आ जाओ, अगर यहाँ पे कुछ पॉइंट्स हैं इनको मैं डिस्कस कर लेता हूं, तो ये जब पॉइंट्स डिस्कस करेंगे तो आपको सारी चीजें अपने आप समझ में आ जाएगी मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। एक मिनट रुकना, एक मिनट रुकना। एक मिनट रुकना भाई। ये क्या बोलेंगे इसको अपन, दैट इज हाँ अब सुनो सुनो, एक मिनट, टॉपिक पे आओ, टॉपिक पे आओ। हाँ भाई प्लीज अब ध्यान से देखना जो बताने की कोशिश करो, इधर आ जाओ। हाँ भाई सबसे पहले देखो, डोमेस्टिक, इंटरनेशनल, मल्टीनेशनल और ग्लोबल ऑपरेशन दिखाई दे रहा है आपको। सबसे पहला पॉइंट पढ़ना, नंबर ऑफ ऑपरेशन एंड देयर लोकेशन। हाँ भाई डोमेस्टिक में बोलो इंडिया, बस इससे बार में गया ही नहीं। क्या है बोलो, वन और मोर इन द सेम कंट्री। भाई मैंने 2-3 जगह पे खोल लिया, मैंने दिल्ली में खोल लिया, मुंबई में खोल लिया, 2-4 जगह मेरा माल भेजता हूं मैं। अब आ जाओ भाई इंटरनेशनल, वन और मोर और 2 और मोर कंट्रीज, ऑपरेशन तो हो रहे हैं बट 2 या 3 कंट्रीज के अंदर हो रहे हैं। यहां पे आ जाओ, सेवरल इन सेवरल डिफरेंट कंट्रीज, ठीक है भाई। और इधर आ जाओ, मैनी ऑपरेशंस एंड ऑल ओवर द वर्ल्ड, कवरिंग ऑल ओवर द कंट्री, सारी कंट्री कवर कर दी और सारे ऑपरेशंस कर रहा हूं मैं। सारे ऑपरेशंस का मतलब खाली इंपोर्ट एक्सपोर्ट नहीं कर रहा हूं मैं वहां पर जाके प्रोडक्शन भी स्टार्ट कर दिया, ठीक है। इधर आ जाओ भैया, साइज बोलो, साइज क्या होगा इसका, बोलो स्मॉल। यहां पे साइज क्या होगा, मीडियम। यहां पे लार्ज, ठीक है। इसको अपन क्या बोलेंगे, टोटल, पूरा ग्लोब आ गया इसके अंदर। इधर आ जाओ, कंपटीशन नन और फ्यू, ठीक है। इंडिया के अंदर थोड़ा बहुत कंपटीशन होगा, इंडिया के लोगों से होगा। यहां पे आपका कंपटीशन थोड़ा बढ़ेगा या और बढ़ेगा और यहां बहुत ज्यादा बढ़ेगा। अरे समझ में क्या बोल रहा हूं, प्राइमरी, मिशन और रोल। अब बोलो इसका मिशन क्या होगा, मिशन क्या होगा, प्रोवाइड प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। अब सुनो सुनो इधर देखो, मिशन क्या है इसका, प्रोवाइड प्रोडक्ट एंड सर्विसेज, अचीव प्राइस ऑब्जेक्टिव। अब पता है प्राइस कॉस्ट ऑब्जेक्टिव का मतलब है कि जब अपन ऑल ओवर कंट्री में एक्सपोर्ट करते हैं ना, अलग अलग कंट्री में, तो प्रोडक्शन बढ़ता है, प्रोडक्शन बढ़ने से आपकी कॉस्ट क्या होती है, कम होती है।
अचीव मार्केट ऑब्जेक्टिव, अचीव स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव। ये स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव है ना, ये आप लोग के अभी सेकेंड ईयर में आपने एसएम पढ़ा होगा। एसएम के अंदर आपने डाइवर्सिफिकेशन पढ़ा होगा, जिसके अंदर ये पढ़ा होगा ना जॉइंट वेंचर, अरे तो इसमें भी आए थे आपके पास में। तो इससे क्या होगा कि आप क्या कह रहे हो, आप पूरे ग्लोबल ऑब्जेक्टिव अचीव कर रहे हो। एक कंट्री के साथ जाके जॉइंट वेंचर कर लिया, एक कंपनी के साथ में फॉरेन के अंदर। अभी आ जाओ कल्चरल ऑपरेशंस एंड मैनेजर। अगर मैं कल्चर की बात करता हूं तो जैसे जैसे मैं इंडिया से बाहर जाऊंगा, अलग अलग कंट्रीज में जाऊंगा, अलग अलग कल्चर मिलेगा, तो वो कॉम्प्लेक्सिटी उतनी ज्यादा क्या होती जाएगी, बढ़ती चली जाती है। इधर आ जाओ नॉन डाइवर्सिफाइड पेरेंट कंपनी, जहां मैं हूं वहीं रहता हूं, तो ज्यादा कल्चर क्या है, जैसे ही होता है इंडिया का कल्चर तो वही है। लिटिल डाइवर्सिफाइड होगा सम, और यहाँ पे बहुत ज्यादा क्या हो जाएगा, डाइवर्सिफाइड हो जाएगा। टेक्नोलॉजी, ठीक है, यहां पर क्या होगा, प्रोप्राइटरी फोकस, मतलब अपन ज्यादा दिमाग नहीं लगाते। यहां टेक्नोलॉजी थोड़ी शेयर होगी, यहां पे शेयर एंड फ्लेक्सिबल, और वाइडली शेयर एंड हाईली फ्लेक्सिबल। अब क्या होगा कि जो आपकी टेक्नोलॉजी है वो शेयर होगी। जब अलग अलग कंट्री में आप फैक्ट्री खोलोगे तो क्या वहां के एम्प्लॉइज को दिखता नहीं कैसे माल बन रहा है। अब आप इंडिया में आके, जापान वालों ने फैक्ट्री खोली, तो इंडिया के एम्प्लॉइज जब काम करेंगे तो वो समझ में नहीं आएगा कैसे बना रही है। तो टेक्नोलॉजी क्या होती है बोलो, शेयर होगी। इधर आ जाओ इंडिपेंडेंस ऑफ एक्शन, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इंडिपेंडेंस ऑफ एक्शन अलाउ बाय द पेरेंट ऑफिस। मैंने कहा हेड ऑफिस इंडिया में, हेड ऑफिस इंडिया में है, यहां पर सारे डिसीजन कौन लेगा, इंडियन हेड ऑफिस। यहां पे भी कौन लेगा, इंडियन हेड ऑफिस। यहां पे भी कौन लेगा, इंडियन हेड ऑफिस। बट यहां जो डिसीजन लेगा ना भैया, वह ब्रांच खोल दी, फैक्ट्री खोल दी आपने, उसको बोला तू तेरे डिसीजन। समझ में आया। यहां पर इंडिपेंडेंस मतलब इधर ग्लोबली उसको क्या कर दिया जाता है, इंडिपेंडेंट बना दिया जाता है, कि आप उस कंट्री में जितना माल बेचोगे, कितना बेचना है, कैसे बेचना है, क्या करना है, सारे डिसीजन आप लो। यहां पर सब जगह पे इंपोर्ट एक्सपोर्ट की बातें हो रही है इधर। तो अगर इंपोर्ट एक्सपोर्ट की बातें होगी तो सारा इंपोर्ट एक्सपोर्ट जो करेगा और जो कंट्रोल करेगा वो हेड ऑफिस करेगा। तो यहां पर सारे के सारे डिसीजन कौन करता है, बोलो बोलो, हेड ऑफिस। हेड ऑफिस मतलब इंडिया में अगर हेड ऑफिस तो इंडिया करेगी, बट यहां पर जो डिसीजन है वो अपन उस कंट्री के अंदर जिसने फैक्ट्री अपन ने खुलवा दी उसको फैक्ट्री मान लो, अब डिसीजन सारे वो लेगा, ऑपरेट करेगा, वो डिसीजन लेगा। आ रहे समझ में, आ रहे क्या क्या बोल रहा हूं मैं, बोलो बोलो। ये क्लियर हुआ। ये चार्ट लर्न कर लेना, इसमें आधे से ज्यादा काम हो जाएगा आपका। और एग्जाम में जब ये आएगा ना ग्लोबल ऑपरेशन, तो चार्ट बना के आ जाओ, आधे नंबर तो वैसे मिल जाएंगे। टिक टिक मत, आवाज आ रही है जैसे बोलने वाला था मैं, ठीक है। अब इधर से आ जाओ, इधर से चलते हैं अपन। ग्लोबल ऑपरेशन का जो चार्ट है उसको तो करेंगे कवर। इधर से आओ, आपको जो टॉपिक मिलेंगे यहां से पढ़ रहा हूं भैया, पढ़ना। इंपॉर्टेंस ऑफ ग्लोबल ऑपरेशन, टिक टिक मत करो, 3 बार बोला, नहीं आवाज आती है। इंपॉर्टेंस ऑफ ग्लोबल ऑपरेशन दिखाई दे रहा है, मिला क्या आपको। अब सुना ग्लोबल ऑपरेशन क्यों कर रहे हैं बताओ। मैं अलग अलग कंट्री में जाके फैक्ट्री खोल के और ये बिजनेस क्यों कर रहा हूं, क्या जरूरत है मेरे को अलग अलग फैक्ट्री कंट्री में जाके, बोलो। प्रॉफिट अच्छा होगा, वहां पे रॉ मटेरियल सस्ता मिल जाएगा, लेबर सस्ती मिल जाएगी, खर्चे कम लगेंगे, बढ़िया माल बनेगा, स्कोप अच्छा हो जाएगा। आ रहे समझ में, तो ये सारे पॉइंट आएंगे। प्रोडक्शन कॉस्ट रिड्यूस हो जाएगी, इकोनॉमी ऑफ स्केल आ जाएगा, आगे सारे। अब इधर देखो, सबसे पहला आएगा आपका कॉस्ट रिडक्शन। कोई डाउट है तो बताओ। अगर मैं इंटरनेशनली वर्क करूंगा ना, तो भैया मैं अलग अलग कंट्री में माल बेच रहा हूं, बना रहा हूं, तो मेरे खर्चे क्या आएंगे, कम आएंगे। क्यों इंडिया में आ रहे हैं वो लोग, इंडिया में लेबर सस्ती मिल जाएगी, इंडिया के अंदर उनको जमीन सस्ती मिल जाएगी, इंडिया में लोग इतने हैं कि माल इंडिया का इंडिया में बिक जाएगा। तो भैया सस्ती जमीन, सस्ता लेबर, सस्ता रॉ मटेरियल मिलेगा, तो आपकी कॉस्ट क्या हो जाएगी बोलो, कम हो जाएगी। देखो ध्यान से पढ़ो, लो फॉरेन वेजेस। अगर जापान वाला इंडिया में आते तो क्या बातें करेगा, लो फॉरेन वेजेस। इंडिया में, जापान के लिए इंडिया क्या है, फॉरेन है, तो फॉरेन की वेजेस कम हो गई, ठीक है। सैलरी एंड हेल्प एट लोअर डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट कॉस्ट, खर्चे क्या होंगे, कम होंगे। तो एक कंपनी ग्लोबल क्यों जाती है, क्योंकि उसको कुछ दिख रहा है। अगर इंडिया में फैक्ट्री लग रही है ना, तो फॉरेन वाला हवा में नहीं आ रहा है, वो भी पूरा डिसीजन लेके आ रहा है, करोड़ों रुपए लगाएगा यहाँ पे आगे, तो करोड़ों रुपए लगाएगा तो वो हवा में नहीं लगाएगा, उसको लॉस नहीं चाहिए, तो प्लानिंग करके आता है कि मेरी कंट्री से सस्ता इस कंट्री में पड़ रहा है, तो मैं इस कंट्री में माल बनाऊंगा ना, मेरी कंट्री में क्यों बनाऊंगा। आरएस समझ में क्या बोल रहा हूँ। दूसरा आता है रिड्यूस रिस्क, ये बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है। पता रिस्क कैसे रिड्यूस होती है, रोज बात हो रही है रिस्क रिड्यूस की। मैंने आपको एक फैक्ट्री खोली जापान में, एक खोली चाइना में, एक खोली इधर, एक खोली उधर। किसी फैक्ट्री में मेरे को लॉस हुआ, पॉलिटिकल रीजन से हुआ या कोई नाटक हो गया वहां पे, तो कम से कम बाकी तो बची हुई है मेरे पास।
तो एक तो ये रीजन होता है। दूसरा क्या होता है, जिस कंट्री में आप जा रहे हो ना, उस कंट्री में फ्रेंडली रिलेशन होना चाहिए। किसके साथ में? गवर्नमेंट के साथ। तो गवर्नमेंट के साथ अगर फ्रेंडली रिलेशन होगा ना, तो वहां पर कभी भी कोई भी आदमी आंख बंद करके फैक्ट्री लगा लेगा। अगर आज योगी की बात करें, योगी ने क्या बोला, आ जाओ सारे, फॉरेन के सारे लोगों को बुला लिया, बोले लगाओ फैक्ट्री, मैं बैठा हूं और टेंशन मतलब गवर्नमेंट अगली भी मेरी आनी है। अब लोगों को यह भी कॉन्फिडेंस आ गया कि अगली बार भी गवर्नमेंट योगी की आएगी, तो लोग डर भी नहीं रहे। दूसरा क्या कह रहे हैं, ये जो गुंडे उंडे एक भी उंगली आगे उठा ले या आपको बोल दे, मैं बैठा हूं, लॉ एंड ऑर्डर मेरे हाथ में, मैं किसी से इलीगल काम नहीं करवाने दूंगा। अरे समझ में? तो इससे क्या, लोगों को और कॉन्फिडेंस आ गया, तो लोग तैयार हो गए फैक्ट्रीज लगाने के लिए। इसमें क्या हुआ बोलो, रिड्यूस रिस्क। अब देखो, फ्रेंडली फॉरेन गवर्नमेंट कैन ऑल्सो लेस स्ट्रेंथनिंग द गवर्नमेंट रेगुलेशन ऑन अ वाइड वैरायटी ऑफ ऑपरेशन एंड प्रैक्टिस। अब भैया अगर गवर्नमेंट के साथ में आपके फ्रेंडली रिलेशन है ना, तो गवर्नमेंट कई चीजें दबा जाती है। जैसे मान लो एनवायरमेंटल कंट्रोल, हेल्थ, सेफ्टी रिक्वायरमेंट। अब क्या होता है कि मान लो आप थोड़ा पॉल्यूशन कर रहे हो, एयर पॉल्यूशन कर रहे हो, थोड़ा वाटर पॉल्यूशन कर रहे हो, तो फैक्ट्री चलेगी तो होगा ये सब। तो अब अगर गवर्नमेंट के साथ आपके रिलेशन कैसे हैं, फ्रेंडली, तो गवर्नमेंट क्या बोलेगी, ठीक है ठीक है चले चले। अरे समझ में, योगी भी क्या बोलेगा, ठीक है ना यार, थोड़ा बहुत तुम इतना कमा के दे रहे हो, थोड़ा बहुत अगर पॉल्यूशन होता है तो एक्सेप्टेबल। अब अगर मान लो कि योगी की गवर्नमेंट चली जाए, मान लेते, और इनमें से किसी एक आ गई, रखा किसने था उसको लाके, फैक्ट्री किसने लगवाई थी, अब वो जो पॉल्यूशन कर रहा है तू, अब रुक, अब मैं दिखाता हूं तेरे को, तो पॉल्यूशन कर रहा है, अब देख मेरे नॉर्म्स आएंगे सारे के सारे। अरे कुछ समझ में, इसलिए क्या होता है कि अगर फ्रेंडली रिलेशन है ना गवर्नमेंट के साथ में, तो लेस स्ट्रिंजेंट। समझ में आ रहा है? गवर्नमेंट क्या करती है, ज्यादा रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाती। किस पे नहीं लगाती? एनवायरमेंटल कंट्रोल पे नहीं लगाएगी, हेल्थ एंड सेफ्टी पे नहीं लगाएगी। बोले ठीक है चला लो तुम तो आराम से, कोई दिक्कत नहीं, मतलब टाइट नहीं होगी। दिखाई दे रहा है आपको? नेक्स्ट आ जाओ, नेक्स्ट पॉइंट दिखाई देगा आपको, पढ़ना भैया, क्या लिखा है पढ़ो। इसमें मिलेगा सिक्योर सप्लाई सोर्स। दिखाई दे रहा है? अब ये सिक्योर सप्लाई सोर्स क्या है, पढ़ो। रॉ मटेरियल जो है ना इज अनअवेलेबल एंड शॉर्ट सप्लाई इन द डोमेस्टिक मार्केट। जिस मार्केट में आपकी फैक्ट्रियां लगी हुई है वहां पर रॉ मटेरियल मिलता ही नहीं है आपको। रॉ मटेरियल तो इंडिया में मिल रहा है सारा। आपका फैक्ट्री जापान में लगाया आपने, आप रहने वाले जापान के हो, पर आपको पता है रॉ मटेरियल कहां मिलेगा, इंडिया में। तो मैं बेवकूफ हूं, वहां फैक्ट्री लगा रहा हूं। फैक्ट्री कहां लगाऊंगा, जहां पे मेरे को रॉ मटेरियल कम का मिलेगा, अच्छे से मिल जाएगा, आराम से मिल जाएगा। बाय लोकेटिंग फैक्ट्रीज इन द फॉरेन कंट्रीज वेयर द रॉ मटेरियल इज अबेंडेंट। अबेंडेंट का मतलब समझ में आया? अबेंडेंट मतलब बल्क में रॉ मटेरियल है। द पेरेंट ऑपरेशन कैनॉट ओनली ऑब्टेन द सप्लाई ऑफ फॉरेन प्लांट बट ऑल्सो द लेवरेज टू कंट्रोल द डोमेस्टिक ऑपरेशन। कहने का मतलब ये है कि वो फैक्ट्री वहीं लगाएगा जहां उसको क्या मिलेगा, रॉ मटेरियल। इधर सुनो, देखो ज्यादा अंदर नहीं जाता, एक बार समझो मैं कहना क्या चाह रहा हूं। ग्लोबल ऑपरेशन, ग्लोबल ऑपरेशन का मतलब मैं दूसरी कंट्री में जाके फैक्ट्री क्यों लगाऊं, दूसरी कंट्री में जाके फैक्ट्री क्यों लगाऊं, वही तो बातें हो रही इंपॉर्टेंस। एक तो क्या हो गया बोलो, खर्चे कम लगेंगे, लेबर सस्ती मिल जाएगी, रॉ मटेरियल सस्ता मिल जाएगा, जमीन सस्ती मिल जाएगी। दूसरा, रिस्क कम हो जाएगी, वहां की गवर्नमेंट आपसे फ्रेंडली है तो गाड़ी चल रही है। साथ के साथ 10 जगह फैक्ट्री लगा रखी है मैंने, 10 कंट्री में, एक कंट्री में लॉस भी होगा तो भी काम चला लूंगा मैं। तीसरा, सिक्योर सप्लाई ऑफ सोर्स, मतलब मेरे को सप्लाई जो मिल रही है ना, रॉ मटेरियल जो मिल रहा है वो क्या मिल रहा है, मेरे को कम रेट पे मिल रहा है। आप समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं? नेक्स्ट पॉइंट पढ़ना, इंप्रूव द कस्टमर सर्विस। अब देखो ये क्या वर्ड है, इसको पढ़ना भैया। इंप्रूव द कस्टमर सर्विस का मतलब है कि टू सिक्योर द कस्टमर, द ऑर्गेनाइजेशन नो अबाउट द कस्टमर नीड। अब पता है क्या होता है, ऐसा नहीं है कि इंडिया में फैक्ट्री लगाई और माल बेचना शुरू कर दिया। वो फैक्ट्री लगाने से पहले इंडिया के लोगों से पूछते हैं, सर्वे करते हैं कि भैया कैसा माल चाहिए, क्या चाहिए, आपकी रिक्वायरमेंट कैसी है, आपके दिमाग में क्या चल रहा है, उसका सर्वे किया जाता है। सर्वे से आपको आइडिया लग गया कि कस्टमर की रिक्वायरमेंट क्या है, और जैसी रिक्वायरमेंट होगी वैसा माल मैं बना के मार्केट में क्या करूंगा, लॉन्च करूंगा। और लॉन्च करूंगा तो मार्केट में आराम से क्या हो जाएगा, बिक जाएगा। मोर इंटेंजिबल रिसोर्सेस इन द ग्लोबल ऑपरेशन, बेटर टू अंडरस्टैंड द डिफरेंट कल्चर एंड द वे द बिजनेस हैंडल द फॉरेन कंट्री। अरे वहां के कल्चर को समझो, आप कल्चर को समझोगे तभी प्रोडक्ट बना सकते हो। अब जैसे अगर मैकडॉनल्ड्स का एग्जांपल कई बार दिया है मैंने, काउ मीट, बीफ बोलते हैं उसका, काउ बीफ बोलते हैं, वो बर्गर में डलती है, इंडिया में तो नहीं डलती। फॉरेन कंट्री में मिलेगा काउ बीफ, बाकायदा बोल के डालते हैं उसके अंदर। अगर इंडिया में वो काउ बीफ वाला बर्गर बना देना तो मैकडॉनल्ड्स गायब हो जाए इंडिया से। आप समझ रहे हो क्या चाह रहा हूं मैं? तो क्या करना है आपको, उस कंट्री के कल्चर को समझना है।
उस कंट्री के कल्चर को समझना है और जैसा उस कंट्री के लोगों को जो चीज चाहिए वैसी चीज दे। आप सोच रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं? यूएस के अंदर, यूएस में बहुत सारे रेस्टोरेंट में समोसा मिलता है। आजकल ये चलन आ गया, यूएस वाले समोसा खा रहे हैं वहां पे। तो जो समोसा मिलता है ना, उसमें बहुत कम मिर्ची होती है, मतलब सरसराट होती है ना जो अपन खाते हैं, वो सरसराट वहां नहीं होती। क्यों? अगर वो सरसराट डाले ना तो खा ही नहीं सकते उसको। तो कहने का मतलब, हाँ उनका तो वो क्या है, आप क्या कर रहे हो, वहां का क्या देख रहे हो आप? कल्चर देख रहे हो। और कल्चर देख के अपने प्रोडक्ट को उनकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग क्या कर रहे हो आप? चेंज कर रहे हो। बोलो बोलो, यहां तक कोई डाउट है क्या? वर्क कर गया? इधर आ जाओ, नेक्स्ट पॉइंट पढ़ना, अट्रैक्ट द न्यू मार्केट। अब ये क्या चीज है भाई? भाई सीधी सी बात है, मेरे को पूरा मार्केट दिख रहा है इंडिया। जापान वाला इंडिया क्यों आया? उसको पूरा का पूरा क्या दिखाई दे रहा है? मार्केट, सब कुछ दिख रहा है। यहाँ पे पॉपुलेशन अच्छी है, यहाँ पे माल आराम से बिक जाएगा, आराम से माल बन जाएगा, रॉ मटेरियल मिल जाएगा, लेबर सस्ती मिल जाएगी, जमीन सब कुछ तो मिल रहा है मेरे को इस मार्केट में। तो मेरे को फायदा ही फायदा है, पैसा लगाऊंगा डबल कर लूंगा उस पैसे को। क्या बोलेंगे इसको? बोलो क्या बोलेंगे इसको? अट्रैक्ट द न्यू मार्केट। द ग्लोबल ऑपरेशन रिक्वायर द लोकल इंटरेक्शन विद द फॉरेन कस्टमर, सप्लाई एंड अदर कॉम्पिटिटिव ऑपरेशन। द ग्लोबल ऑपरेशन कैन हैव अ यूनिक फॉरेन मार्केट एंड द अपॉर्चुनिटी द न्यू प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। भाई सीधी सी बात है, जब आप किसी नए मार्केट में घुसते हो ना, तो आपको वहां पे अच्छा खासा क्या मिलता है? एडवांटेज मिलता है। क्यों मिलेगा? क्योंकि वहां पे सब कुछ है आपके पास में, सब कुछ आराम से आप क्या कर सकते हो, पब्लिक भी है, माल भी बिक जाएगा आपका। आगे आता है भैया, लर्न टू इंप्रूव ऑपरेशन। अब सुनना, देखो इसका मतलब बताता हूं मैं कहना क्या चाहता है। देखिए इसमें आपको है ना, यहां पे दिखाई देगा कि द एरिया ऑफ लर्निंग ऑफ अ इंटरनेशनल ऑपरेशन इंक्लूड। अब आप क्या देखते हो, जिस कंट्री में आप जा रहे हो ना, फैक्ट्री वैक्ट्री खोल रहे हो, वहां ये देख रहे हो किस लेवल की टेक्नोलॉजी, क्या वहां पर रेट ऑफ टेक्नोलॉजिकल चेंज होता है कि नहीं होता। बहुत सी कंट्री खत्म है, उनके पास में 2G नहीं है नेट। आज अपन 5G पे चल रहे हैं। अगर अपन जापान की बात करें, जापान कम से कम भी 25-30G पे चल रहा है। अभी अपन 5G आएंगे ना, वो 30G पे आ चुका है। आप सोच रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं? बहुत सी कंट्री है जहां 2G नहीं है, वहां तो नेट ही इतना सा है। बहुत सी कंट्री ऐसी है जहां पे सेलफोन है ना, अभी तक एंड्रॉइड में कन्वर्ट नहीं है। तो मार्केट है आपके पास में, ले जाओ कीपैड वाले फोन और जाके वहां पे क्या कर दो, आप बेच दो उनको। समझ में आ रहा है? मतलब वहां पर टेक्नोलॉजी में भी ज्यादा इंप्रूवमेंट नहीं है। तो जो मेरी कंट्री में माल खत्म हो गया, कचरा हो गया, वो कचरा माल कहां बिक जाएगा? दूसरी कंट्री में बिक जाएगा। ठीक है, लेवल ऑफ एजुकेशन, वहां के लोग पढ़े लिखे हैं, अनपढ़ है, किस तरह का माल बिकेगा, क्या चीजें उनको चाहिए। ठीक है, पॉलिटिकल एंड लीगल एस्पेक्ट दिखाई दे रहा है आपको। ठीक है, कल्चर एस्पेक्ट, उनकी जो लैंग्वेजेस है, आप समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं? तो इन सबको पता है क्या होता है? लर्न टू इंप्रूव ऑपरेशन। मतलब आप पहले वहां का कल्चर देखो, वहां की एजुकेशन देखो, वहां की टेक्नोलॉजी देखो, उससे क्या है आपको एक आइडिया लगेगा, और अपने प्रोडक्ट को उसके अकॉर्डिंग लर्न करो। पहले उस कल्चर को लर्न करो, वहां का एरिया लर्न करो, और फिर अपने प्रोडक्ट को उसके अकॉर्डिंग क्या करो, डेवलप करो, चेंज करो। आ रहा है समझ में क्या बोल रहा हूं? फिर आता है अट्रैक्ट द ग्लोबल टैलेंट। बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है ये क्या कहना चाहता है, सुनना। आप ग्लोबल क्यों गए? सुनो मेरी बात को, ग्लोबल क्यों गए? अब आपको जो रिक्रूटमेंट होगा ना, रिक्रूटमेंट समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? व्हाट इज रिक्रूटमेंट? कि मेरे को एक आदमी रखना है, और मेरा जो पूरा का पूरा हिसाब किताब है, कम से कम नहीं करते हुए 40-50 कंट्री में काम चल रहा है मेरा। अब मेरे को आदमियों की जरूरत है, तो मैं जो इंटरव्यू लूंगा ना, वो इंडिया में नहीं होंगे, पूरे पूरे वर्ल्ड में इंटरव्यू होंगे। तो जब मैं ग्लोबली इंटरव्यू लूंगा, तो पता नहीं कौन सी खोपड़ी मेरे हाथ लग जाए। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? आप समझो, हो सकता है कि इंडिया के लोगों में इतना दिमाग नहीं है जितना फॉरेन के लोगों में दिमाग है। तो मैं रखूंगा ना, सैलरी तो सेम ही दूंगा, पर जो दिमाग वाला पर्सन है उसको लूंगा ना। जब अपन कभी भी देखते हैं इंटरव्यू देने जाते हो, तो अकेले जाते हो क्या? 100 लोग जाते हैं, 100 में से 2 सेलेक्ट होते हैं। तो क्यों वो 2 ही सेलेक्ट करता है? क्योंकि उसको 100 में से 2 अच्छे दिखाई देते हैं। तो पहले तो आपका जो एरिया था वो डोमेस्टिक था, अब आप पूरी दुनिया में से सिलेक्शन कर रहे हो। अरे समझ में, पढ़ो पढ़ो, टॉपिक पे पढ़ना, अट्रैक्ट द ग्लोबल। अब पढ़ना, द इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन अट्रैक्ट द बेटर एम्प्लॉइज। अरे समझ में क्या बोल रहा हूं मैं? द ग्लोबल ऑपरेशन रिक्रूट द वर्ल्ड वाइड, रिक्रूटमेंट समझ में आ रहा है? सिलेक्शन करूंगा वर्ल्ड वाइड, हैव अ बेटर पूल ऑफ पोटेंशियल एम्प्लॉइज एंड अदर टाइप ऑफ ऑपरेशन। समझ में आया? तो जो ऑपरेशन, जो एम्प्लॉइज है ना मेरे, वो पूरी दुनिया में से ढूंढ ढूंढ के लाऊंगा मैं। तो बढ़िया बढ़िया आइटम उठाऊंगा ना। आप समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं? द ग्लोबल ऑपरेशन कैन बी ऑफर द एम्प्लॉइज अपॉर्चुनिटी वर्ल्ड वाइड, नॉट जस्ट 1 or 2 फॉरेन कंट्रीज, बट टू द मल्टीनेशनल ऑपरेशन। मैं 1-2 कंट्री से नहीं उठाऊंगा, पूरी दुनिया में से
इंप्लॉयज उठाऊंगा और जो बेस्ट इंप्लॉयज होंगे उनको मैं अपनी कंपनी के अंदर क्या करूंगा, रखूंगा। बोलो यहां तक कोई डाउट है क्या? फिर से रिपीट कर दूं एक बार भाई, इंपॉर्टेंस क्या होगी बोलो? कॉस्ट रिड्यूस किया, रिस्क, इसका मतलब रॉ मटेरियल सस्ते में मिल गया मेरे को, और बोलो कस्टमर सर्विस कैसे इंप्रूव हुई भैया? मैंने नीड्स एंड वांट्स कस्टमर की पकड़ ली, उसके अकॉर्डिंग मैंने क्या बनाया, माल बनाया, तो उसके अकॉर्डिंग माल बनाया तो मेरा माल आराम से बिक जाएगा। और बोलो नया मार्केट मिला, नए लोग मिले, आराम से माल बिक जाएगा। मैंने वहां के लोगों की टेक्नोलॉजी को समझा, दिख रहा है, इंप्रूव ऑपरेशन, उनकी मैंने लैंग्वेज समझी, उनका कल्चर समझा, उसके अकॉर्डिंग मैंने मेरे ऑपरेशंस को क्या किया, चेंज किया, और मैंने मेरी पूरी दुनिया में से बेस्ट इंप्लॉइज मैंने ढूंढ के लाया, जिसको बोलेंगे ग्लोबल टैलेंट। हाँ भाई, तो इससे ये क्लियर हुआ कि इंटरनेशनली जाऊंगा तो क्या मेरे को फायदे होंगे, ये क्लियर हुआ। अब आता है इशू, अगर मैं इंटरनेशनली जाता हूं तो प्रॉब्लम्स भी आएंगे। अगर इतना इजी नहीं है, ऐसे ही होता तो पता नहीं कौन कौन आगे कहां का फैक्ट्री खोल लेता, पर इतना इजी नहीं है। इसमें क्या आते हैं बोलो, कुछ प्रॉब्लम्स भी आती। अब वो इश्यूज क्या है एक एक करके अपन पढ़ते हैं, बड़े सिंपल है, मैं अंदर नहीं जाऊंगा, अंदर जाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। पहला पॉइंट पढ़ो, बोलो। नहीं, मेक और बाय, सुनना मेरी बात को ध्यान से सुनना। बहुत सारे लोग आजकल, तो ये चाइना से बहुत कम हो गया है ऐसा, अगर मान लो आप लोगों को कोई माल, ये सेलफोन्स में बहुत ज्यादा होता था, सेलफोन कंपनीज में बहुत ज्यादा होता था कि अगर आपको एक नया फोन लॉन्च करना है, अपनी कंपनी अपनी ब्रांड लगानी है उसके ऊपर, बहुत इजी है, चाइना में जाओ, उसके साथ एग्रीमेंट करो चाइना की कंपनी के साथ कि भैया मेरे को है ना 10 लाख फोन चाहिए और इस ब्रांड के चाहिए, मतलब इस क्वालिटी के फोन चाहिए, और ये मेरी ब्रांड है, ठप्पा लगा दे, वो चाइना वाला लगा देगा ठप्पा। उस माल को इंडिया ले आओ और अपनी ब्रांड से उसको बेचो कि मैंने बनाया, मैंने बनाया, आपने नहीं बनाया, आपने कॉन्ट्रैक्ट देके बनवा लिया। समझ लो, आपकी कोई फैक्ट्री वैक्ट्री नहीं है, आप तो खाली माल बेचने का काम कर रहे हो, माल किसी और से आपने बनवा लिया। इसे बोलते हैं मेक और बाय। अगर आपको खरीदने पे सस्ता पड़ रहा है, फैक्ट्री लगा के आप खुद बनाओगे और आपकी महंगा पड़ रहा है, तो इससे बढ़िया बनवा लो किसी से यार, फैक्ट्री लगा के माथाफोड़ी करोगे। आपको बना बनाया टेक्नोलॉजिकल माल मिल रहा है तो अपन क्यों फैक्ट्री लगाएंगे? और अगर वो आपके बनाने पे सस्ता पड़ रहा है तो मैं किसी और से क्यों बनवाऊंगा, मैं खुद ही नहीं बना लूंगा। समझ में आया? तो मेक और बाई का मतलब समझ में आया कि मेक का मतलब मैं खुद बनाऊंगा अगर मेरे सस्ता पड़ेगा तो, और अगर मेरे को डाउट है कि मेरे सस्ता नहीं पड़ेगा, मैं फैक्ट्री लगाऊंगा, माथाफोड़ी भी बहुत होगी और खर्चा भी ज्यादा लगेगा, तो मैं इसको किसी और कंपनी से क्या कर लूंगा, बनवा लूंगा, और मैं बनवा के उसे खरीदूंगा, खरीद के मार्केट में क्या कर दूंगा, उसको सेल कर दूंगा। बोलो समझ में आया मैं क्या बोल रहा हूं, वर्क कर गया? तो ये इशू है, क्या है ये बोलो एक प्रॉब्लम है कि नहीं है, कि मेरे को डिसीजन लेना पड़ेगा कि मैं खुद बनाऊं कि मार्केट से बनवा लूं। आ रहे समझ में क्या बोल रहा हूं? फिर नेक्स्ट पॉइंट पढ़ना भैया, दिखाई देगा आपको, ग्लोबल सोर्सिंग दिखाई दे रहा है आपको। अब देखना पढ़ना इसमें, द मेजर डिटर्मिनेशन ऑफ इनपुट एंड आउटपुट रेशियो, द आउटपुट वॉल्यूम ऑफ द कॉस्ट एंड द क्वालिटी अपीयरेंस एंड द कॉस्ट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड द क्वालिटी एंड द कॉस्ट ऑफ इनपुट्स। समझना मेरी बात को, ये इनपुट आउटपुट ऑपरेशन का मतलब क्या है इसको समझो। ये कह रहा है कि भाई आपने अच्छा खासा इनपुट डाल दिया, रॉ मटेरियल डाल दिया, लेबर डाल दिया, खूब खर्चा कर दिया आपने, और अगर ढंग का आउटपुट नहीं आया, अगर बढ़िया क्वालिटी का प्रोडक्ट नहीं बना आपका, तो हो सकता है आपको लॉस हो जाए। इंडिया में जापान वालों ने फैक्ट्री खोली, लेबर भी मिल गया, सब सस्ता मिल गया, बनाना चालू कर दिया उन्होंने, बट उनको जो क्वालिटी मेंटेन करनी थी उस क्वालिटी का माल नहीं बन पाया। तो अगर वो क्वालिटी नहीं मेंटेन होगी ना, तो उस ग्लोबल मार्केट में आप सर्वाइव, क्योंकि कंपटीशन भी इतना इजी नहीं कि आप अकेले माल बना रहे हो, दुनिया बना रही है माल, तो आपकी क्वालिटी अगर मेंटेन नहीं होगी तो आपको मार्केट में दिक्कत आएगी। नेक्स्ट पॉइंट देखो, आपको दिखाई देगा, इंटरनेशनल स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन फैसिलिटी। भैया सीधी सी बात है, आप इंडिया में आ गए और आप देख रहे हो इंडिया के लोग बेवकूफ है, कुछ ही बेच दो इनको, खरीद लेंगे ही। आपने एक सस्ते सस्ते प्रोडक्ट बनाए इलेक्ट्रॉनिक, वो बेच दिए, और किसी बंदे के हाथ वाथ लगा, करंट लगा और ऊपर चला गया। आप समझो मेरी बात को, टॉपिक पे ध्यान से पढ़ना, इंटरनेशनल स्टैंडर्डाइजेशन, समझ में आया? अरे भैया जब आप जिस कंट्री में जाते हो ना, उस कंट्री की गवर्नमेंट एक स्टैंडर्ड मेंटेन करती है कि वो ISI मार्क का होना चाहिए, उस पर ये सारे के सारे जितने भी सिक्योरिटी सिस्टम है वो सारे क्लियर होने चाहिए, उसके बाद में तभी वो मार्केट में माल आए। ऐसा नहीं है कि आप बिना सिक्योरिटी सिस्टम के उस माल को मार्केट में निकाल दोगे। तो आपको उस कंट्री की गवर्नमेंट के क्या फॉलो करने होंगे बोलो, स्टैंडर्ड्स फॉलो करने होंगे। तो ये एक प्रॉब्लम है या नहीं है? Some companies have a same production method and degree of capital intensity layout. It can be have the country which
कैन ऑपरेट, मतलब कंट्री के अंदर आपको उस कंट्री के सारे स्टैंडर्ड्स को आपको फॉलो करना होगा। दिखाई दे रहा है? अब ये देखो बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है, रोबोटिक एंड फ्लेक्सिबल मैन्युफैक्चरिंग। अगर आप जापान साइड में जाएंगे, यूट्यूब पे देखना, जापान की किसी भी फैक्ट्री को देख लो, 99% वर्क पता है कौन करता है? मशीन्स। तो रोबोटिक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, क्या बोलेंगे इसको? रोबोटिक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट। इसका मतलब ये है कि आप सारा का सारा काम रोबोट से करवाते हो। और एक बात बताता हूं, रोबोटिक अगर यूनिट है ना, तो वहां एक्यूरेसी 100% होती है, वहां पे माल का खराब होने का कोई चांस नहीं है। फिजिकल आदमी काम करेगा, गलती करता है वो, बट मशीनें गलती नहीं करती। मशीन का फिक्स पैटर्न है कि ऐसा करना है तो ऐसा करना है, वो न कम करेगा न ज्यादा करेगा। तो उस केस में क्या है कि आप ये चेक करो कि वहां पर जिस कंट्री में मैं जा रहा हूं, क्या वहां पर ऑलरेडी रोबोटिक काम चल रहा है क्या? अगर रोबोटिक काम चल रहा है ना, तो आपको फैक्ट्री वैसी लगानी पड़ेगी। क्यों लगानी पड़ेगी? क्योंकि रोबोटिक से एक तो कॉस्ट कम आती है, भाई लेबर ज्यादा लेके जाता है, मशीन अगर काम करेगी तो वैसे भी खर्चा कम आएगा। दूसरा, साथ के साथ एक्यूरेसी और क्वालिटी मेंटेन होती है। तो आपको जिस कंट्री में जाना है उस कंट्री में चेक करो कि रोबोटिक मैन्युफैक्चरिंग ज्यादा होता है क्या। आप जापान में जाके फैक्ट्री खोलो, चलेगी नहीं आपकी फैक्ट्री। जापान में आपसे बड़े बड़े धुरंधर बैठे, आपकी फैक्ट्री कहां चलाएंगे वो? आ रहे समझ में क्या बोल रहा हूं? ये पॉइंट पहले भी आ चुका है मेक एंड बाई में, कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग। कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग का मतलब आपने कॉन्ट्रैक्ट दिया, माल बनवा लिया, उस माल को फिर आगे मार्केट में बेच दिया। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट दिखा देगा आपका इंटरनेशनलाइजेशन R&D। भाई मैं आपको बता रहा हूं, जब तक आप रिसर्च नहीं करोगे आप माल बेच ही नहीं सकते। आपको रिसर्च तो करनी पड़ेगी उस कंट्री के अंदर जाके। तो ये एक इशू है, प्रॉब्लम है। ये क्या प्रॉब्लम है? पहले वो आप जाओ, कल्चर देखो, टेक्नोलॉजी देखो, लोगों को समझो, क्या चाहिए लोगों को, पूरी रिसर्च करो। रिसर्च करके फिर उस माल को अपन वहां पे क्या करेंगे बोलो? सेल करते हैं। इंटरनेशनल क्वालिटी स्टैंडर्ड ये मेंटेन करने पड़ेंगे आपको। अगर ये क्वालिटी स्टैंडर्ड आप मेंटेन नहीं करते हो तो उस कंट्री में आप सर्वाइव नहीं कर सकते। ठीक है, उसके बाद में और पॉइंट्स देख लो और आपको दिखा देगा। ठीक है, इंटरनेशनल क्वालिटी स्टैंडर्ड हो गया। हाँ, एक और दिखाई देगा आपको, इंटरनेशनल प्रोक्यूरमेंट दिखाई दे रहा है आपको, पढ़ना भैया। इफेक्टिव प्रोक्यूरमेंट पॉलिसी इज अराइव फ्रॉम द राइट इनपुट, राइट टाइम, इट इज करेक्ट क्वालिटी टू बी मोस्ट कॉम्पिटिटिव प्राइस। फिर आपको दिखाई देगा लोकेशन ऑफ द प्रोडक्ट ऑपरेशन, और एक दिखेगा मैनेजिंग द सर्विस ऑपरेशन। लोकेशन की बात करें ना, तो किस कंट्री में आप अपने बिजनेस को क्या कर रहे हो? लोकेट कर रहे हो। तो जिस कंट्री में लोकेट कर रहे हो उस कंट्री में पॉलिटिकल सिस्टम रहना चाहिए, स्टेबल रहना चाहिए, इकोनॉमी स्टेबल रहनी चाहिए, वहां की करेंसी स्टेबल होनी चाहिए, साथ ही साथ जिस कंट्री में आप जा रहे हो वहां फ्रेंडली रिलेशन होना चाहिए गवर्नमेंट के साथ में, ये सारी चीजें होंगी। फिर मैनेज सर्विस ऑपरेशन दिखाई दे रहा है आपको। तो सुनो, आप कर लेंगे? बोलो बोलो फटाफट बोलो, पॉइंट्स बोलना, क्या क्या हुआ बोलो। एक प्रॉब्लम तो ये आ गई, दूसरी बोलो। भाई इनपुट आपने डाला, उतना आउटपुट आया कि नहीं यार, क्वालिटी मेंटेन हुई कि नहीं हुई, वहां के स्टैंडर्ड मेंटेन करने पड़ेंगे आपको, वहां की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट कैसी है वो देखनी पड़ेगी, टक टक मत करो। फिर दिखाई देगा आपको कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग, क्या मैं माल बनाऊं या फिर कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू उसको ले लूं। वहां इंटरनेशनली रिसर्च करनी पड़ेगी आपको, वहां के क्वालिटी स्टैंडर्ड मेंटेन करने पड़ेंगे आपको। ठीक है, वहां पर इंटरनेशनली जो आपको प्रोडक्ट चाहिए वो मिल रहा है कि नहीं मिल रहा, लोकेशन जो आप ऑपरेट कर रहे हो कि वो सही है कि नहीं, ये सारी चीजें होगी। बोलो बोलो, यहां तक कोई डाउट है क्या? तो ये जो टॉपिक था ना आपका, इसको बोलेंगे अपन ग्लोबल इश्यूज, मतलब ये वाला टॉपिक हो गया आपका। देखो सिलेबस में दिखाता हूं मैं आपको, ये हो गया ग्लोबल ऑपरेशन हो गया। ठीक है, अब इसमें एक टॉपिक बचा है सप्लाई मैनेजमेंट, छोटा सा है बट अपन करेंगे इसको। एक आपका ई ग्लोबल बिजनेस और एक आपका है एथिकल एंड सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी। तो एक क्लास कल की और मानो, कल लास्ट क्लास लूंगा, कल इसको खत्म करेंगे भैया, बुक भी दे।